गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे द्रव की कुल ऊर्जा की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तीनों की बात करनी थी। आज हम बात करेंगे बर्नौली की प्रमेय की। किसकी बात करेंगे? बर्नौली की प्रमेय की बात करेंगे कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। सबसे पहले आप कथन की बात करते हैं कि बर्नौली की प्रमेय कहती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी व्युत्पत्ति की बात करेंगे, बर्नौली की प्रमेय की व्युत्पत्ति भी करके दिखाएंगे। बर्नौली की प्रमेय ये कहती है कि बहते हुए द्रव की, कोई भी द्रव है आदर्श द्रव, हम किसकी बात कर रहे हैं? आदर्श द्रव की। बहते हुए आदर्श द्रव की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा में कौन कौन सी आ गई? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, तीनों क्या रहती है? संरक्षित रहती है, यानी कि इनका जो जोड़ होता है वो नियत रहता है। बहते हुए आदर्श द्रव की कुल ऊर्जा जो होती है वो हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहती है? नियत रहती है। तो कहने का मतलब है यदि हम बात करें इकाई द्रव्यमान के लिए, किसकी बात करें? इकाई द्रव्यमान के लिए बात करें तो इकाई द्रव्यमान के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इकाई द्रव्यमान के लिए यदि हम बात कर रहे हैं, इकाई द्रव्यमान के लिए, तो इकाई द्रव्यमान के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो इकाई द्रव्यमान के लिए दाब ऊर्जा कितनी होती है? P/D। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? ½ V² प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? GH। हम कह रहे हैं इन तीनों का जोड़ क्या आएगा? नियत। इन तीनों का जोड़ नियत आएगा, ठीक है ना। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? इकाई द्रव्यमान के लिए बात कर रहे हैं। और इकाई द्रव्यमान के लिए जब बात कर रहे हैं तो इन तीनों का जोड़ क्या आएगा? नियत आएगा। ये दाब ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा, इनका जोड़ नियत आएगा। और इकाई आयतन के लिए बात करें, किसकी बात करें? इकाई आयतन के लिए, यदि इकाई आयतन के लिए बात करें तो इकाई आयतन के लिए दाब ऊर्जा है P और गतिज ऊर्जा है कितनी? ½ dV² और स्थितिज ऊर्जा है dGH और इन तीनों का जोड़ क्या आएगा? नियत आएगा, ठीक है ना। इन तीनों का जोड़ नियत आएगा। इकाई आयतन के लिए ये होगा, इकाई द्रव्यमान के लिए ये होगा, इनका जोड़ नियत आना चाहिए। तो अब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो कथन है, व्युत्पत्ति करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। ये एक मैंने नली बना दी है, इधर देखना। ये नली यहां से तो मोटी है और यहां से पतली है और ये क्षैतिज आधार है। क्षैतिज आधार से ये X सिरा है, ये Y सिरा है, ये X सिरा और ये Y सिरा है। क्षैतिज आधार से यहां से ऊंचाई H1 है और यहां से ऊंचाई H2 है। यहां पर दाब P1 है, इसका क्षेत्रफल A1 है और इसमें से द्रव बह रहा है, ये द्रव बह रहा है। यहां पर द्रव का वेग है V1, यहां पर दाब है P2, क्षेत्रफल A2 और वेग है V2। यहां पर एक नली बना दी है, क्षैतिज नली, इसका क्षेत्रफल यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। यहाँ पर दाब है P1, यहाँ पर दाब है P2, यहाँ क्षेत्रफल है A1, यहाँ क्षेत्रफल है A2, यहाँ द्रव का वेग है V1 और यहाँ वेग है V2। यहाँ से ऊंचाई H1 है और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? H2 और इस नली में आदर्श द्रव बह रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं कि X सिरे पर जब यहाँ से द्रव बह रहा है तो द्रव पर कार्य किया जाएगा। अरे कोई चीज बह रही है तो कार्य तो होगा। अरे मैं चल रहा हूं तब भी तो मैं कार्य कर रहा हूं, तो द्रव बह रहा है तो कार्य होगा। तो X सिरे पर द्रव को 1 सेकंड में बहने के लिए किया गया कार्य, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में बहने पर जो कार्य किया जाएगा द्रव पर वो होगा W1 X सिरे पर। और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। और बल क्या होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल, और विस्थापन तो चल ही रहा है। तो मैं कार्य को लिख सकता हूं ना, दाब गुणा क्षेत्रफल गुणा विस्थापन। अरे भाई लिख सकता हूं क्योंकि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल को मैंने क्या लिख दिया? दाब गुणा
क्षेत्रफल, अरे P बराबर F बटे A होता है तो F बराबर P हो गया ना, मान लीजिए। अब देखना इकाई समय के लिए बात हो रही है, एकांक समय के लिए बात हो रही है, तो किया गया कार्य दाब कहाँ है, एक्स रे पर, ये किसकी बात हो रही है, एक्स रे की। दाब कितना है यहाँ पर P1, क्षेत्रफल कितना है A1, और एकांक समय में विस्थापन किसके बराबर हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था वेग, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, एकांक समय में वेग दूरी के बराबर हो जाएगा, दूरी विस्थापन के बराबर हो जाएगा, और विस्थापन हो गया वेग के बराबर एकांक समय के लिए। तो ये इधर द्रव पर किया गया कार्य आ गया, इसको नंबर डाल दिया E। हम कह रहे हैं अब y सिरे पर द्रव बह रहा है, तो यहां पर किया गया कार्य हो जाएगा W2, सेम यही फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन यहाँ पर दाब कितना है P2, क्षेत्रफल कितना है A2, और वेग कितना है V2। ये हो गया, ये x सिरे पर कार्य हुआ है, ये किस पर हुआ है, x सिरे पर, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये x सिरे पर कार्य है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां से मिटाकर, ये छोटे x सिरे पर कार्य W1, और W1 होगा x सिरे की बात करें तो बल गुणा दाब गुणा विस्थापन। अभी मैंने बताया क्योंकि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य में बल गुणा विस्थापन होता है तो बल, ठीक है ना, सॉरी, दाब गुणा क्षेत्रफल लिखना है, दाब गुणा क्षेत्रफल और गुणा विस्थापन। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन और बल होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, जो भी मैंने नीचे लिखा था जो दिख नहीं रहा है इसमें। तो दाब कितना है यहाँ पर P1, क्षेत्रफल है A1, और विस्थापन हो जाएगा एकांक समय के लिए वेग के बराबर V1। यहाँ पर इसको मैंने नंबर A डाला था अभी। अब मैं कह रहा हूं y सिरे पर द्रव पर जो कार्य होगा वो W2 कितना होगा, इधर देखिए W2 होगा, दाब हो जाएगा P2, क्षेत्रफल हो जाएगा A2, और वेग हो गया V2। यह आ गया किस पर, यहां पर। तो द्रव पर परिणामी कार्य कितना आएगा, यहां पर इतना कार्य हो रहा है, यहां पर इतना कार्य हो रहा है, परिणामी आएगा, इसमें से इसको घटा दो, परिणामी कार्य आ जाएगा, क्योंकि द्रव यहां से जाके यहां से निकल रहा है, तो यहां पर कार्य इतना है, यहां पर कार्य इतना है, तो परिणामी कार्य कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दो, परिणामी कार्य आ जाएगा द्रव पर, परिणामी कार्य dW। कितना परिणामी हुआ, यहां से एंटर करा, यहां से निकल गया, तो एंटर करा, उसमें से जो निकल गया उसको माइनस कर दो, तो परिणामी कार्य आ गया W1 माइनस W2। द्रव पर किया गया परिणामी कार्य P1 A1 V1 बराबर P2 माइनस P2 A2 V2। और हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था सातत्य समीकरण, और सातत्य समीकरण क्या कहती थी, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M/D होता है। इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सातत्य समीकरण कहती थी A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M/D, बहने वाले द्रव की मात्रा नियत रहती है, वो बताया था मैंने पहले। तो यहाँ A1 V1 की जगह M/D रखूंगा, या A2 V2 की जगह M/D रखूंगा, तो परिणामी कार्य आ जाएगा P1 M/D, और यहाँ P2 इंटू M/D। D क्या है, द्रव का घनत्व, M क्या है, मास, द्रव्यमान, तो dW हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइड इंटू में M/D। ये परिणामी कार्य आ गया, इक्वेशन आ गई C। ये परिणामी कार्य आ गया द्रव पर। पहले मैंने x सिरे को निकाला, फिर मैंने y सिरे को निकाला, ये y सिरे का आ गया, फिर परिणामी कार्य निकाल लिया, इसमें से इसको घटाकर फिर सातत्य समीकरण लगाकर ये परिणामी कार्य आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊर्जा निकाल रहा हूं, x सिरे पर ऊर्जा निकाल रहा हूं, x सिरे पर गतिज ऊर्जा निकालता हूं। सबसे पहले दोनों सिरों पर निकलेगी, x सिरे पर है ऊर्जा K1, गतिज ऊर्जा K1, और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो m की जगह तो आ जाएगा m, v की जगह यहां पर कितना है V1, तो mv1²।
ये आ गई एक्स रे, इस रे की आ गई एक्स, और वाई रे की कितनी आ जाएगी, हाफ एम v2 स्क्वायर। एक्स रे पर इतनी आ गई गतिज ऊर्जा द्रव की, वाई रे पर इतनी आ गई। और भाई गतिज ऊर्जा ज्यादा कहां पर है, यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, और क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां वेग कम होता है, और जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां वेग ज्यादा होता है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है और यहां पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है, तो कौन सी ज्यादा है, K2, क्योंकि यहां पर वेग ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है तो वेग ज्यादा है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा K2 ज्यादा है। और K2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, K1 को। तो गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी थी, कम था, और यहाँ की तरफ चला गया तो वृद्धि हो रही है। तो गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि आएगी, कितनी वृद्धि हुई, तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि आएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो आएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि आएगी डेल के बराबर K2 माइनस K1। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाली गतिज ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर वेग ज्यादा है, क्योंकि ये क्षेत्रफल कम है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर क्षेत्रफल कम होता है वहां वेग ज्यादा होता है, तो यहाँ वेग ज्यादा है v2, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर वेग ज्यादा हो गया। तो ये गतिज ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि आएगी क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई डेल के बराबर K2 माइनस K1। डेल के का मान रख देंगे, K2 का मान है हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से क्या कॉमन आ गया, हाफ एम कॉमन आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो गया, ये इक्वेशन आ गई डी। अब बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा और यहां निकालूंगा, दोनों निकालूंगा। स्थितिज ऊर्जा पहले मैं एक्स रे की निकालूंगा, और एक्स रे की स्थितिज ऊर्जा आ रही है U1, मैंने मान ली U1 है, वो कितनी है, mgh होती है फॉर्मूला, तो mg तो सेम है, h की जगह कितनी है h1, तो वो आ जाएगा mgh1। और वाई रे की आ जाएगी U2, ये वाई रे की है, U2 बराबर हो जाएगा mgh2। वाई रे पर स्थितिज ऊर्जा कितनी जाएगी, mgh2। ज्यादा कहां है, यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, कम कहां है, यहाँ पर। तो कौन सा मान ज्यादा है, U1 का मान ज्यादा है, U1 का मान ज्यादा, U2 का मान कम है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी, क्योंकि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी तो हो रही है, और कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी डेल U बराबर U1 में से U2 घट जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला, और वो आ जाएगा mg, कॉमन ले लूं, दोनों में कॉमन आएगा ना, h1 माइनस h2, ये आ गई इक्वेशन की। ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई, ये स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई। और भाई गतिज ऊर्जा में कमी है, गतिज ऊर्जा में सॉरी वृद्धि है, स्थितिज ऊर्जा में कमी है, तो परिणामी ऊर्जा में क्या होगा, परिणामी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि परिणामी ऊर्जा में, क्योंकि कार्य हो रहा है, और कार्य कहां से हुआ, ऊर्जा में वृद्धि हुई तभी तो कार्य हो रहा होगा। तो परिणामी ऊर्जा, इन दोनों की परिणामी, इन दोनों की जो परिणामी आएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की जो परिणामी ऊर्जा आएगी, तो परिणामी ऊर्जा में जो वृद्धि आएगी वो किसके बराबर होगी, कार्य, क्योंकि ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। तो परिणामी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, तभी तो कार्य हो रहा है। तो इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो परिणामी आएगा वो कार्य के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, कार्य के। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का इन दोनों का जो परिणामी आएगा, यानी कि ऊर्जा में जो वृद्धि आएगी वो किसके बराबर कर दूंगा, मैं इस कार्य के बराबर कर दूंगा। तो मैं यहां कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं डायग्राम को, ठीक है ना। परिणामी ऊर्जा में वृद्धि, तो देखो परिणामी ऊर्जा में वृद्धि कार्य के बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। और परिणामी ऊर्जा में वृद्धि कार्य के बराबर होगी। परिणामी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि वाले में से कमी वाली को घटा दे,
ये तो कमी हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी लिख भी दिया है, निकालना है, पहले यहाँ निकाली कमी ये लिख दिया था मैंने, पहले कमी लिख दिया, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो परिणामी ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, इस वाली में से इसको घटा देंगे। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि कार्य हो रहा है। जब ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तभी तो कार्य हो रहा होगा, तो इसमें से इसको घटा दें, यानी कि डेल के माइनस डेल यू, जो ऊर्जा में वृद्धि आई है ये, वो किसके बराबर है, कार्य के बराबर, डेल डब्ल्यू, यानी कि जो ऊर्जा में वृद्धि आई वो कार्य के बराबर होगी, और ऊर्जा में वृद्धि इसमें से इसको घटा दे, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस एम जी h1 माइनस h2 बराबर, और ये आया था p1 माइनस p2 m अपॉन d। ठीक है, m तो कॉमन लेके तीनों में कट गया, तो ये रह गया हाफ, गुणा भी कर रहा हूं, v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर माइनस एम जी, एम तो गया, माइनस जी h1 प्लस जी h2, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर p1 अपॉन d माइनस p2 अपॉन d। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 वाले पदों को एक तरफ ले जा रहा हूं और 2 वाले पदों को एक तरफ ले जाता हूं। 1 वाले पद कौन कौन से हैं, ये और ये, और 2 वाले पदों को तो मैं 1 वाले पदों को इधर ले जाता हूं, 2 वाले पदों को इधर ले आता हूं। तो देखो p2 अपॉन d प्लस हाफ v2 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर प्लस ये वाला और ये 2 वाला gh2, ये तीनों एक तरफ रखिए, और ये दोनों यहां पे जाकर क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे, p1 अपॉन d प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1। तो ये तो हो गई देखो 1 मतलब x हिस्सा, और ये हो गया कौन सा, y हिस्सा, 2 वाला कौन सा है, y हिस्सा। तो इधर देखो कि x हिस्से पर जो ऊर्जा थी वो किसके बराबर आ गई, y हिस्से पर ऊर्जा थी, यही तो सिद्ध करना था, यानी कि x हिस्से पर जो कुल ऊर्जा है वो y हिस्से पर कुल ऊर्जा के बराबर आ गई। इसका मतलब है ये वाली चीज, ये पूरी p अपॉन d प्लस v हाफ v स्क्वायर प्लस gh बराबर क्या है, अरे भाई सिद्ध नहीं हो गया क्या, पहले जो चीज थी वही चीज कहां गई, बाद में, पहले मान 2 था, बाद में मान कितना आ गया 2, तो यानी कि वो चीज नियत रही क्या, नहीं रही, नियत रह गई। तो यानी कि वो कुल ऊर्जा, ये तो दाब ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है जो मैंने मिटा दिया था, यही तो सिद्ध करना था, नियत ये आ गई। और ये किसके लिए है, इकाई द्रव्यमान के लिए, किसके लिए आ गई है, इकाई द्रव्यमान के लिए। यदि इकाई आयतन के लिए सिद्ध करनी है तो इसको d से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, इसको d से, तो ये p रह जाएगा, और ये किसके आ जाएगा, हाफ dv स्क्वायर, और ये हो जाएगा dgh, और नियत को d से गुणा करेंगे तो नियत ही आएगा, अरे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 नियत ही तो आएगा, नियत को d से गुणा करेंगे, घनत्व तो नियत है तो नियत ही आएगा, तो नियत आ जाएगा। तो ये तो किससे आ गई, इससे तो मैं ये लिख सकता हूं, इस वाले स्टेटमेंट से, ये तो इकाई आयतन के लिए, वो इकाई द्रव्यमान के लिए है, और ये इकाई आयतन के लिए आ गई जब इसको d से गुणा किया, तो ये इकाई आयतन के लिए आ गई। अब मैं एक बात और यहां से यही कह देता हूं, जो देखना यहां से इधर देखो, यहां से इसमें मैं dg का भाग दे देता हूं, इसमें इकाई आयतन वाले में, यदि मैं dg का इधर ही दे रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, dg का भाग दूंगा तो इसमें भी जाएगा, और जैसे मैं इसमें dg का भाग दूंगा तो इसमें dg का भाग दूंगा तो ये d हट जाएगा, g रह जाएगा नीचे के बाद, हट जाएगा ना, और इसमें दूंगा तो ये dg हट जाएगा बस, और h रह जाएगा, और नियत में dg का भाग दूंगा तो नियत ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने जो समीकरण अभी लिख रखी थी उसमें dg का भाग दे दिया, तो यहां पर भी दिया और यहां पर भी दिया, तो इसमें दिया तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन dg, इधर दिया तो d तो कट गया,
और जी रह गया और यहाँ से GH कट गया और यहाँ नियत में दिया तो नियत ही रहेगा। इसको बोलते हैं दाब शीर्ष और इसको बोलते हैं वेग शीर्ष और इसको बोलते हैं H को ऊंचाई शीर्ष। इसको दाब शीर्ष बोलते हैं P/dg को, इसको वेग शीर्ष बोलते हैं और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और ये पहले ही सिद्ध हो चुका था, बस मुझे ये बताना था कि दाब शीर्ष क्या होता है, वेग शीर्ष क्या होता है और ऊंचाई शीर्ष क्या होता है। तो जो इससे पहले समीकरण लिख रखी थी मैंने यहाँ पर, उसमें मैंने क्या कर दिया, dg का भाग दे दिया। तो dg का जब भाग दूंगा तो यही तो आएगा। तो इसको बोलते हैं दाब शीर्ष, इसको बोलते हैं वेग शीर्ष और इसको बोलते हैं ऊंचाई शीर्ष, ठीक है ना। तो ये सिद्ध हो चुकी है। ये इकाई द्रव्यमान के लिए आया। इकाई द्रव्यमान से इकाई आयतन के निकालो तो d से गुणा कर दो तो इकाई आयतन के लिए निकल जाएगी, कुल ऊर्जा बराबर आ गई। फिर हमको दाब शीर्ष और वेग शीर्ष और ऊंचाई शीर्ष बताने थे, वो मैंने बता दिए। तो ये प्रमेय सिद्ध हो गई बर्नौली की कि बहते हुए द्रव की जो कुल ऊर्जा है, पहले पॉइंट पर कुल ऊर्जा और दूसरे पॉइंट पर कुल ऊर्जा और यदि तीसरा पॉइंट कोई और होता तो वहां पर कुल ऊर्जा बराबर रहती है, ठीक है ना। तो ये हमको सिद्ध करना था। तो मैंने सबसे पहले एक्स रे पर क्या निकाला, कार्य P1 A1 B1 आया। फिर मैंने वाई सिरे पर द्रव पर कार्य निकाला, P2 A2 B2 आया। फिर मैंने परिणामी कार्य निकाला तो मैंने P1 A1 B1 में से P2 A2 B2 को माइनस कर दिया। फिर वहां पर हमने सातत्य समीकरण A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर m/d रखा, तो ये आ गया P1 माइनस P2 इंटू m/d। फिर मैंने गतिज ऊर्जा निकाली एक्स सिरे पर, K1 बराबर हाफ m V1 स्क्वायर। फिर मैंने वाई सिरे पर गतिज ऊर्जा निकाली, K2 बराबर हाफ m V2 स्क्वायर। गतिज ऊर्जा इस वाले सिरे पर, वाई सिरे पर ज्यादा थी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल के बराबर आ गया, K2 माइनस K1 बराबर हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर मैंने स्थितिज ऊर्जा निकाली एक्स सिरे पर, वो आया मेरे पास mgH1। फिर मैंने वाई सिरे पर निकाली mgH2। एक्स सिरे पर स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ज्यादा थी, वाई सिरे पर ऊंचाई कम होने के कारण कम थी, तो स्थितिज ऊर्जा में मैंने क्या निकाल दी, कमी, mgH1 माइनस H2। तो परिणाम स्वरूप ऊर्जा में क्या हो रही होगी, वृद्धि। क्यों? क्योंकि कार्य हो रहा है तो ऊर्जा में वृद्धि हो रही होगी, तभी तो कार्य हो रहा होगा। तो ऊर्जा में वृद्धि कार्य के बराबर कर दिए। ऊर्जा में वृद्धि कितनी आई, ऊर्जा में वृद्धि आई, हमने गतिज ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया और जैसे मैंने घटाया हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस GH m1 माइनस m2, ठीक है ना, बराबर मैंने रखा m1 जहां पर P1 माइनस P2 इंटू m/d, m कैंसिल हो गया, कट गया, 1 वाले पदों को एक तरफ ले गया और 2 वाले पदों को एक तरफ ले गया, ये लिख रखा है और उसके बाद ये सिद्ध हो चुका है। तो ये बर्नौली की प्रमेय हो गई है। इसके करीब 10 एप्लीकेशन, 10 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है। तो उसके बाद कल हम इसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे, तो वो बात हम आगे करेंगे। धन्यवाद।